नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल भी कहते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इसमें कोई हमको लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, ओनली पुरातात्विक साक्ष्य स्रोतों के आधार पर इसको विभेद किया गया है, इसको बांटा गया है। इसको प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल ये सबसे पुराना काल है हमारा, सबसे पुराना। इसी काल में हमारे मानव ने, या मानव कह सकते हैं, या पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है। मध्यपाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसको 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है, वो भी इसके टूल्स के आधारों पर या औजारों के आधार पर। औजार इसके ओनली पाषाण काल कह सकते हैं या फिर पत्थर के कालों के आधार पर बांटा गया है। अलग अलग काल में अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको पाषाण काल, सभी में पाषाण काल इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि सभी में पत्थरों का, अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आज ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसमें हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में हमको लिखे हुए साक्ष्य मिले हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझेंगे प्रागैतिहासिक काल को, कैसे इसको विभाजन किया गया है। इसमें लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, ओनली पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। इसमें प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट से बांटा गया है। एक तो पाषाण काल का युग, जैसे कि अभी हमने बताया था कि पत्थरों का प्रयोग करके इसको पाषाण काल युग कहा गया है इसको, और इसमें से इसी में धातु युग का भी प्रयोग किया गया है। तो धातु युग को हम लोग अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है इसमें पाषाण काल में पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल या फिर प्राचीन पत्थर का युग, यानी कि सबसे पहले जो पत्थर का प्रयोग किया गया था उसको पुरापाषाण काल कहा गया है। पुरापाषाण, पुरा का मतलब होता है सबसे पुराना और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, इसलिए सबसे पुराना पत्थर, सबसे पहले पत्थर जो प्रयोग किया गया था उसके आधार पर इसको बांटा गया है पुरापाषाण काल। और मध्यपाषाण काल, इसको मध्यपाषाण काल क्यों कहा गया है? इसके मीडियम मतलब बीच के पत्थरों को मध्यपाषाण काल कहा गया है। और इसके नवपाषाण काल, इसमें नवपाषाण काल बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, इसलिए और पुरातात्विक साक्ष्य को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को प्राचीन पत्थर का युग कहते हैं। इसमें अज्ञात काल से लेकर, कभी कभी इसको डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है, एक्चुअली में इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। कभी कभी 25,000 साल भी दे देता है, 25,000 साल से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक होता है। तो इसके काल को लेकर थोड़ा सा टाइम को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, कहीं 10,000 साल भी दे रखा होता है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल से पहले हम ये समझते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ। एक्चुअली में मानव का विकास अफ्रीका के इस काल में, मानव विकास की उत्पत्ति एक्चुअली में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, इससे भी पहले प्राइमेट्स, या कह सकते हैं प्राइमेट्स का मतलब होता है नरवानर। नरवानर से है कि ऐसे मानव या ऐसे जीवों या फिर ऐसे लोगों की उत्पत्ति हुई जो प्राइमेट से जो मानव थे, ये प्राणी या नरवानर भी कह सकते हैं। ये इस काल के मानव धीरे धीरे प्राणी जो थे वो वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए थे, पृथ्वी पर ही रहने लगे थे। पहले ये मतलब कि उस पर रहा करते थे, वृक्षों पर रहा करते थे, लेकिन अब ये इस काल के प्राइमेट्स काल के जो नरवानर थे, ये धीरे धीरे उतरकर, वृक्षों से उतरकर हमारे पृथ्वी पर रहने लगे आकर के।
ये जीव अफ्रीका में पाए गए थे या निवास करते थे। अफ्रीका में इनका निवास था। भारत में जो प्रथम खोज की थी या पुरातात्विक खोजकर्ता थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक काल की मतलब खोज की, या कह सकते हैं उन्होंने साक्ष्य को खोजा था। इससे पहले इसको ये भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये 1861 में इन्होंने और ये वायसराय उस समय 1861 में जो वायसराय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। इस समय इन्होंने भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में इनको जाना जाता है भारत में, और उनके ही समय में इनके वायसराय थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। इस काल के लोग आखेटक व संग्राहक थे। आखेटक का मतलब होता है कि वो शिकार पर निर्भर थे, हंटिंग किया करते थे, और संग्राहक का मतलब होता है कि बस वो कहीं एक जगह पर स्थायी नहीं थे, घूम घूम कर ये आखेटक या संग्राहक किया करते थे। इसलिए इस काल के लोगों को आखेटक व संग्राहक काल की संज्ञा दी गई है। इस काल के लोग जो आवास था वो शिलाशय का आवास था। शिलाशय का मतलब होता है कि वो पक्के टुकड़ों से निर्मित घरों को शिलाशय कहा जाता था। ये पत्थरों के टुकड़े से निर्मित घरों को शिलाशय कहा जाता था। ये पत्थर से बना लिया करते थे अपने, जैसे कि अपना भीमबेटका की गुफा भी आपने देखी है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इस काल के लोगों को अग्नि का ज्ञान था, पर ये प्रयोग करना नहीं जानते थे। पुरापाषाण काल में लोगों को अग्नि का ज्ञान था, पर ये प्रयोग करना नहीं जानते थे। इस समय के लोगों को ग्रीटो जाति के नाम से जाना जाता था। इस काल के लोग ग्रीटो जाति के नाम से जाना जाता था। और एक बार इसको रिवीजन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर को कहा जाता है, और इनके जो समय में वायसराय थे वो चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। इस समय के लोगों को ग्रीटो जाति के नाम से जाना जाता है। और पुरापाषाण काल के लोग आखेटक व संग्राहक काल के थे। इन्हें निवास करने का मतलब एक जगह पे ये निवास नहीं करते थे, बस घूमते फिरते थे जंगलों में, अपने खाना की खोजों में ये अलग अलग स्थान पर जाया करते थे। बस इनको क्या मांस खाना पसंद था, लेकिन ये पकाकर भी खाना नहीं जानते थे उस समय में, क्योंकि अग्नि का ज्ञान नहीं था, ये पकाकर खाना कैसे खा सकते थे। ठीक है। सेकंड पे आते हैं मध्यपाषाण काल या पत्थर का युग। इसका जो समय पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। इसको मध्य पत्थर का युग भी कहते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे जॉन्स इवेंस थे। इन्होंने इस काल के पत्थरों को खोजा था और इसका नाम रखा था मध्यपाषाण काल। इसके लोग जो थे यहाँ पर ये अखेटक थे, बस पशुपालक भी हो गए थे। इसमें उन्हें आखेटक तो रहे ही, लेकिन उन्होंने साथ में पशु को पालना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि फर्स्ट आप जानते ही हैं कि कुत्ता को पाला गया था, तो इस काल के लोग आखेटक व पशुपालक दोनों हो गए थे। ठीक है। इसके बाद इसका जो निवास था ये नदी के किनारे निवास करने लगे थे। नदियों किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे इनको पानी की सुविधा हो जाती थी, आराम से पानी पीने को मिलता था, तो इसलिए यहाँ पर पशुपालक हो गया था। लेकिन किसी का काम यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुआ था, ये किसी करना नहीं जानते थे, बट पशुपालक करना जानते थे, जैसे गाय भैंस। इनको इस काल में गाय भैंसों को और भी जानवरों को ये मारकर खाया करते थे, लेकिन यहाँ पर पशु को फर्स्ट टाइम कुत्ता को पाला गया था। ठीक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब होता है नवीन, जो न्यू मतलब का नया पत्थर कह सकते हैं, जो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक हमारा ये काल चलता है। इस काल में पहिए का आविष्कार किया गया व किसी का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में ही पहिए व किसी का आविष्कार हुआ। जब पहिए व किसी का आविष्कार हो गया तो इसमें एक चीज आप लोग सोचिए कि किसी का आविष्कार होगा तो लोगों का स्थायी निवास हो जाएगा। किसी करने के लिए क्या होता है कि किसी करोगे तो वहां पर आपको कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, तो वहां पर वो स्थायी निवास भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो अपना किसी को
5 महीने 3 महीने तक वहाँ पर रुकेंगे, उसको स्टोर करने की व्यवस्था करेंगे अपने घर में, कहाँ पे वो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि चलो मान लो पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए से वो कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो गई, आराम से आयात किया करते थे। तो पहिए व किस्सी का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसके जो खोजकर्ता थे वो डॉक्टर प्राइम रोज थे, प्राइम रोज। तो फर्स्ट इसमें क्या रहता है, इसमें पहिए व किस्से का आविष्कार हुआ और इसके जो खोजकर्ता थे वो प्राइम रोज थे, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। तो इसमें कुछ नहीं, इसको आप केवल ऐसे याद कर लो। पुरापाषाण काल में अखेटक व संग्राहक लोग थे। प्रथम उसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस। इसमें शैलाशय का अधिवास था, शैलाशय का मतलब पत्थरों से ये घर बनाया करते थे, ठीक है। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, अखेटक, अखेटक इसमें भी है, अखेटक इसमें भी है। वह पशुपालक काल भी ये करने लगे थे। और इसमें नवपाषाण काल में पहिए व किसी का आविष्कार हो गया था। ये क्या, गर्त मतलब ये गड्ढों में घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, स्थायी आवास हो गया था। जब किसी का आवास किसी करना स्टार्ट करेंगे तो स्थायी आवास उनको करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारा पाषाण काल में हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल में अखेटक व संग्राहक थे, प्रथम खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस थे, आवास शैलाशय में था, शैलाशय। मध्यपाषाण काल में अखेटक व पशुपालक हो गए, प्रथम खोजकर्ता इसके थे जॉन इवांस थे। इनका नदी के किनारे ये रहने लगे थे। नवपाषाण काल में पहिए व किस्सी का आविष्कार हो गया था। इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर प्राइम रोज, और गर्त व स्थायी निवास करने लगे थे किस्सी का, जहाँ भी आपको किस्सी होने लगेगी तो स्थायी निवास तो होगा। इसके बाद आते हैं धातु युग। धातु युग हमारा ताम्रकालीन युग। इसको अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। ये अभी हमारे ये 3 चलेंगे, 3 पढ़ाऊंगा मैं इसमें इसको, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं इसको कैसे पढ़ना है। तांबा प्लस पत्थर, ताम्रकालीन को हम लोग तांबा प्लस पत्थर का यूज किया गया। इस समय के लोगों ने तांबा व पत्थर का यूज किया, इसको इसलिए कहा गया ताम्रकालीन। इसमें पत्थर का यूज किया इसलिए इसमें सभी में पाषाण काल लगा हुआ है। इसमें तांबा का प्लस पत्थर का यूज किया, या तांबा का प्रयोग करना जानते हैं। लगभग इसको माना जाता है 5000 बीसी से हमारे यहाँ पर धातु का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, 5000 बीसी तक। इसी में सेकंड आता है हमारा कांस्य युग। कांस्य युग, कांसा तांबा प्लस 3 से मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो कांस्य युग कहलाया, क्योंकि यहाँ पर धातु खोज कर ली थी इस काल में, ताम्र युग में। उसके बाद कांस्य युग आया, तांबा प्लस 3, यहाँ पर तांबा प्लस पत्थर था, यहाँ पर तांबा प्लस 3 है, तो कांस्य युग कहलाया। कांसे का प्रयोग करना ये 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ये करना जान गए थे। इसका प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलता है, कांसे का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर लोह युग। लोह युग, इसमें लोहे का प्रयोग किया गया। जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, लोहे का युग बेसिकली देखा जाता है तो 1500 बीसी से, लेकिन ये वर्ल्ड में हुआ था, अपने भारत में लगभग 1000 के समथिंग आया हुआ है। 1000 में हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया गया था भारत में। इसके पक्के आवास थे, लोहे युग में पक्के आवास करना ये सीख गए थे, और इसके पक्के आदिवास थे, यहाँ पर भी पक्के आदिवास थे, कांस्य युग में भी और लोह युग में भी। ताम्रकालीन में कच्चे पक्के दोनों थे, ताम्रकालीन में कच्चे पक्के दोनों थे, और इनमें दोनों में पक्के पक्के थे, कांस्य युग और लोह युग। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इन तीनों को समझते हैं। ये 3 पढ़ने हैं हमको, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें क्या क्या और भी विशेषताएं हैं, थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला है पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, और सेकंड है मध्य पुरापाषाण काल, थर्ड है उच्च पुरापाषाण काल। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये काल के आधार पर, ये काल कितना कितना टाइम पीरियड रहा है, चरण इसमें क्या क्या कौन कौन से चढ़ रहे हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल में 3 चढ़ रहे हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। एक्चुअली इसका जो टाइम है बहुत ही लंबा था, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पुरापाषाण काल को पहले पुरापाषाण काल को 3 में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल
और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को भी 3 में बांटा, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ये पाषाण काल के भेद हैं। वो मध्य पाषाण काल हमारा ये अलग हो जाएगा, जैसे कि ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये पुरापाषाण काल के पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हैं पुरापाषाण काल के। इसके पार्ट्स नहीं है। इसको एक्चुअली मध्य पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड था वो 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक रहा है। और उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल, 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक रहा है। इसको यहाँ पर इसके जो चरण था, इसमें मध्य पाषाण काल एवं संक्रमण नवपाषाण काल आ गया है। इसका मतलब होता है संक्रमण का मतलब कि इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। नवपाषाण काल के भी कुछ चरण थे, वो भी इसी में है, क्योंकि कुछ इंक्लूड हो गया ना। कहीं पे एकदम नहीं मिलता है कि नहीं ये चीजें एक ही जगह पर प्रॉपरली एक ही टाइम में डेवलप हो गई हैं। इसलिए इसका चरण और इसका चरण दोनों की मध्य पाषाण काल एवं संक्रमण नवपाषाण काल का चरण रखा गया है। इसका ये चरण था, इसमें ये समय था कि ये इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक है, 4000 बीसी तक, अज्ञात काल से लेकर। कहीं कहीं इसको 25,000 साल भी दे रखा होता है, इतने से लेकर यहाँ तक है। अब आते हैं हमारे सेकंड पर, पुरापाषाण काल को पढ़ते हैं। इसमें इसके जो लक्षण थे वो ये आखेटक थे, वह खाद्य संग्राहक थे। हमने आपको बता दिया कि आखेटक मतलब क्या होता है, वो जानवरों को मार करके या शिकार करके खाया करते थे और पूरे दिन उसकी खोज में रहा करते थे। और इसी में किस्सी पालन नहीं था। इसमें क्या था, किस्सी पालन करना वो नहीं जानते थे, पिछले भी बताया था मैंने। इस काल में होमो सैपियंस का उदय हुआ था। इस काल में पुरापाषाण काल के उच्च पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण के उच्च पुरापाषाण काल में होमो सैपियंस का उदय हुआ था, जो कि हम लोग आधुनिक मानव में जानते हैं। आज हम लोग होमो सैपियंस कहलाते हैं। तो इसी काल में उच्च पुरापाषाण काल में होमो सैपियंस का उदय हुआ था। और इसमें आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। इसमें आखेटक भी रहेगी, आखेटक भी रहे, खाद्य संग्राहक भी रहे, इसमें भी खाद्य संग्राहक थे। इसमें कृषि व पशुपालन की शुरुआत हो गई। मध्य पाषाण काल में कृषि करना वो सीख गए और पशुपालन करना सीख गए। इसमें चेंजमेंट ये आया, कृषि और पशुपालन से ही आज भी हम लोगों को देखो कई ऐसी पिछली एरिया हैं भारत में जो कि आज भी कृषि और पशुपालन पे आधारित हैं। तो उस समय में भी ये समझो इतने साल पहले ये लोग कृषि व पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि करने की शुरुआत की। ये तो थी कृषि करना, ये इसमें भी जानते थे। कृषि व पशुपालन की शुरुआत दोनों की हो चुकी थी, लेकिन समान स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था। इसमें निवास स्थान मतलब कि स्थायी रहने लगे थे नवपाषाण काल में। कृषि करना जानते थे और यहाँ पर स्थायी हो गए थे नवपाषाण काल में। इसके बाद आते हैं, ये हमारा लक्षण थे इसमें कि क्या क्या चेंजमेंट हुए। इसमें आखेटक थे, संग्राहक थे, कृषि पर पशुपालन करना नहीं जानते थे। इस काल में होमो सैपियंस का उदय हुआ था और मध्य पाषाण काल में आखेटक व संग्राहक भी रहे, कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और इसमें कृषि पशुपालन की शुरुआत व समान स्थायी निवास, इसमें चेंजमेंट होगा कि ये स्थायी निवास हो गया इनका। अब आते हैं सेकंड पर, औजार। औजारों में हमारा जो क्वार्टराइज औजार हुआ करता था, पत्थर का है एक्चुअली में, ये पत्थर का बना होता है। सिल्क भी तुम्हारा ये पत्थर का बना होता है, सिल्क, ब्लेड, ये आदि क्या है, ये सब पत्थरों के अलग अलग उनके साइज के आधार पर प्लस उनकी जो नुकीले थे उनके आधारों पर इसको बांटा गया। आप इसको गूगल पे देख सकते हैं, क्वार्टराइज किस तरह के हैं, सेल किस तरह के थे, ब्लेड किस तरह के हैं। और इसी काल में पुरापाषाण काल में चौपा चॉपिंग पेबुल का भी प्रयोग हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि चौपा चॉपिंग पेबुल का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। और अगर इसमें भी डीपली पूछेगा तो मध्य पुरापाषाण काल में चौपा चॉपिंग का प्रयोग मध्य पुरापाषाण काल में माना जाता है। उसके बाद हैंड एक्स मतलब क्या होता है, हैंड एक्स हाथों से पत्थरों का प्रयोग करना सीख गए थे। पहले ये बड़े बड़े पत्थरों से मतलब प्रयोग करके मारा करते थे, लेकिन अब ये छोटे से पत्थरों पे आ गए। छोटे से पत्थरों से ये पहने करके ये मतलब कि जानवरों का शिकार करने लगे थे। तो हैंड एक्स संस्कृति भी इसी में डेवलप हुई थी हमारी। औजारों का प्रयोग पुरापाषाण काल में क्वार्टराइज, सेल, ब्लेड, चापा चॉपिंग, पेबुल, हैंड एक्स संस्कृति का ये इसी पुरापाषाण काल में आया हुआ है। ये सभी इसी में विकास हुए हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में
माइक्रोलिपिक का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे पत्थर, जैसे बहुत ही पैने हो जाते हैं ना, छोटे पत्थर जो होते हैं उनको नुकीले। माइक्रोलिपिक का मतलब होता है बहुत ही छोटे पत्थर और नुकीले पत्थर, सूक्ष्म पत्थर के रूप में हम इनको जानते हैं। औजारों का इसमें मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने मतलब आविष्कार किया। इसमें थोड़ा बड़े थे, चॉपिंग काफी थे, पैने थे, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे पत्थरों, जो छोटे पत्थरों से क्या होता है, आराम से मांस को या किसी भी चीज को काटा जा सकता है, लेकिन बड़े पत्थर से इतनी जल्दी नहीं काटा जा सकता है। इसलिए माइक्रोलिपिक सूक्ष्म पत्थर का औजार मध्य पाषाण काल में आया हुआ है। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल। स्लेट के बने औजार, इसमें स्लेट के बने औजार जो हमारी रॉक्स होती हैं उसके आधार पर आप ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, 3 होती हैं, उसमें स्लेट के बने औजारों का प्रयोग किया गया नव पाषाण काल में। ये भी पत्थर ही के थे, स्लेट के बने हुए पत्थर थे, इनको प्रयोग किया गया नव पाषाण काल में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल, ब्लेड आदि, चॉपिंग, हैंडएक्स, ये पुरा पाषाण काल में आए हुए हैं। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिपिक और सूक्ष्म पत्थर के प्रयोग किए गए हैं, ये मध्य पाषाण काल में किए गए हैं। उसके बाद नव पाषाण काल में स्लेट के बने औजार। तो आई होप सो ये सब आपको लर्न हो जाएगा, 1-2 बार वीडियो को देखना है, सभी लर्न हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पर, इसके महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, कहाँ कहाँ पर इनके मतलब कि इनको खोजा गया है, तो महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं। यहाँ से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण स्थलों से। अदिरमपक्कम जो मद्रास में पड़ता है, तमिलनाडु का पार्ट है अदिरमपक्कम, वहाँ पर हैंडएक्स व फलक के उपकरण को मतलब खोजा गया है। 1863 ईस्वी में हमारे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इनको खोजा था, 1863 ईस्वी में। तो अदिरमपक्कम में मद्रास में पड़ता है, ये हैंडएक्स व फलक उपकरण खोजे गए थे। तो हैंडएक्स और फलक उपकरण कहाँ खोजे गए थे? मद्रास में, और मद्रास के किस जगह पे? अदिरमपक्कम में। इसमें ये पुरा पाषाण काल में थे। इसका सेकंड है हथनौरा, जो हथनौरा हमारा एमपी में पड़ता है। इसमें नर्मदा नदी के निकट में मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला है। ये मानव खोपड़ी का प्रमाण 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा था। तो हथनौरा में, ये हथनौरा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हथनौरा किस राज्य में पड़ता है, तो हथनौरा एमपी में पड़ता है। किस नदी पे पड़ता है? तो नर्मदा नदी के निकट पर पड़ता है। मानव खोपड़ी का प्रमाण 1982 में अरुण सोनकिया ने दिया था। ये फर्स्ट प्रमाण हमको मिला था भारत में कि इसकी मानव खोपड़ी का। सेकंड पे आते हैं भीमबेटका भी आपकी कहाँ पर है? एमपी में पड़ती हैं। ये नर्मदा घाटी पर है। ये शैलाश्रय निवास थे। यहाँ पर आपने देखा होगा 10,000 साल पुरानी जो पेंटिंग है वो यहाँ पर हमको मिली है भीमबेटका की गुफाओं में। तो भीमबेटका की गुफा हमारी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ये शैलाश्रय निवास थे। पुरा पाषाण काल के लोग यहाँ पर चित्रकारी के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हुए हैं, किस तरीके से वो लोग शिकार किया करते थे। इन्होंने पत्थरों पर निकासी की, उस पर दिखाया गया पेंटिंग है यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं में। 10,000 साल पुरानी पेंटिंग है। सेकंड आता है हमारा मिर्जापुर हमारा यूपी में पड़ता है। ये तीनों कालों के औजार इसमें मिले हुए हैं, मतलब पुरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी। तीनों काल के इसमें औजार मिर्जापुर में मिले हुए हैं, यूपी के मिर्जापुर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों कालों के औजार कहाँ पर मिले हुए हैं, तो मिर्जापुर में मिले हुए हैं। अब आता है लोहदा नाला हमारा यूपी में पड़ता है। ये बेलन नदी घाटी के पास में है। ये इसमें निर्मित मात देवी की प्रतिमा मिली हुई है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि मात देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली हुई है, तो लोहदा नाला यूपी में बेलन नदी की घाटी पर स्थित है, और यहाँ पर हमें मात देवी की प्रतिमा मिली हुई है। तो इसमें जो खोज हुई थी वो आग का प्रयोग तो हुआ था, बट आग का प्रयोग नहीं हुआ था, पर आग थी इसमें मध्य पुरा पाषाण काल में। इसमें पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अदिरमपक्कम, मद्रास, हैंडएक्स व फलक उपकरण। हथनौरा एमपी, नर्मदा नदी के निकट पर मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण। भीमबेटका नर्मदा घाटी पर शिलाशय मिले हुए हैं, यहाँ से पेंटिंग कई सारी गुफाएं मिली हुई हैं भीमबेटका में, एमपी में। सेकेंड मिर्जापुर, इसमें तीनों कालों के औजार मिले हुए हैं। फिफ्थ में आ जाएगा लोहदा नाला यूपी में बेलन नदी घाटी पर स्थित मात देवी की प्रतिमा मिली हुई है। तो इसको 1-2 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पर आते हैं। इसमें चौपनी मांडो हमारा यूपी में पड़ता है।
मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हुए। मृत भांड का मतलब होता है यहाँ पर मिट्टी के बने हुए बर्तन, जैसे गगरी बर्तन बहुत सारे बने हुए होते हैं। मृत भांडे के प्राचीन साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। चोपनी मांडो यूपी में पड़ता है। मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हुए हैं। सेकंड है इसमें सराय नहर से भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि यूपी में पड़ता है ये। इसमें मृतक स्मारक संस्कार विधि समाधि स्थल व शवधान भी इसमें मिले हुए हैं। मतलब उनको लोगों को इसमें शवों में दबाया जाने लगा था। सराय नहर से यूपी में मृत संस्कार विधि बाकायदा अच्छे से इनको दबाया गया था। तो थर्ड है इसमें आदमगढ़ हमारा एमपी में पड़ता है। ये पशुपालन व शैलाशय सामूहिक सूक्ष्म पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। यहाँ से क्या समझ में आया? पशुपालन व शैलाशय का मतलब हम बता चुके हैं, पत्थरों से समूह में रहना ये सीख गए थे। इस महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर आदमगढ़ में। ये समूह में रहा करते थे, सूंझ पत्थर औजारों का प्रयोग किया करते थे। जो सूंझ पत्थर हमारे इसमें आया हुआ था माइक्रोलिपिक सूंझ पत्थर में। तो इसमें आदमगढ़ में पशुपालन व शैलाशय व समूह सूक्ष्म पत्थर का औजार या प्रयोग किया। अब आते हैं फोर्थ पर। बागौर हमारा राजस्थान में पड़ता है। सबसे बड़ा आवास स्थल मिला हुआ है यहाँ से बागौर से। आज से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्थल कहाँ से मिला हुआ है, तो बागौर से मिला हुआ है। इसमें आते हैं, ये मध्य पाषाण काल के हो गया, इसको आप रिवीजन करोगे एक बार। जैसे चोपनी मांडो मृत भांडों के प्राचीन साक्ष्य, सराय नहर मृतक संस्कार विधि व समाधि स्थल व शवधान मिले हुए हैं। 3 चीज़ें इसमें हैं। आदमगढ़ पशुपालन व शैलाशय समूह सूक्ष्म पत्थर के साथ में ये मिले हुए हैं औजार। बागौर राजस्थान में पड़ता है, सबसे बड़ा आवास स्थल यहीं से मिला हुआ है। अब आप आते हैं इस पर नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल में हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं बुर्जहोम। यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, मोस्टली अधिकतर एग्जामों में पूछा भी गया है कि बुर्जहोम हमारा किस स्टेट में पड़ता है। तो ये बुर्जहोम हमारा कश्मीर में पड़ता है। इसमें गर्तवास का मतलब गड्ढों में बनाए हुए आवास मिले हुए हैं, घर मिले हुए हैं, वह शवों के साथ। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि शवों के साथ कुत्तों को दफनाने के साथ किस जगह पे मिले हुए हैं, तो बुर्जहोम। तो शवों के साथ कुत्तों को दफनाया गया बुर्जहोम में, जो कश्मीर में। यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। गर्तावास, यहाँ पर गर्तावास था, ये निवास करते थे गड्ढों में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुर्जहोम कुत्तों के साथ, शवों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। सेकेंड, गुफ कराल में कश्मीर में पड़ता है। इसमें हड्डी के औजार भी मिले हुए हैं। पत्थरों के साथ हड्डी के औजार प्लस सिलवट्टा भी मिला हुआ है। और धूसर मृदभांड का मतलब वही हमारे मट्टी के बनाए हुए बर्तन व हड्डी निर्मित सुई भी मिली हुई है यहीं से। तो गुफ कराल से कश्मीर में ये 3 चीज़ें मिली हुई हैं। एक तो हड्डी के औजार, सिलवट्टा, दूसर मृदभांड व हड्डी से निर्मित सुई। तो 3 चीज़ें हैं, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। इसको क्रम से याद कीजिए, एक एक करके याद कीजिए, ऐसे करके तो याद हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पर। चिरांद बिहार में पड़ता है। इसमें हिरणों के सींग के उपकरण मिले हुए हैं। चिरांद से बिहार में हिरणों के जो सींग हुआ करते थे उसके उपकरण मिले हुए हैं। किस तरीके से ये उनका भी प्रयोग किया करते थे औजार के रूप में। फोर्थ पे आते हैं, काल्टी हवा यूपी में पड़ता है। काल्टी हवा धान की खेती के प्रमाण मिले हुए, बल्कि अपने इंडिया में ही नहीं प्राचीनतम प्रमाण है, बल्कि विश्व में भी सबसे पुराने धान की खेती के प्रमाण मिले हुए हैं। जो काल्टी हवा है हमारा यूपी में पड़ता है। चलो, आई होप सो इसको आपने समझ लिया होगा। 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, इसको याद हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करने लगे थे, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। आग का प्रयोग करने लगे थे। इसमें पहिए व कृषि पशुपालन का पूर्ण रूप से डेवलप हो गया था। ठीक है, ये समाज में रहना, ग्रुप के साथ रहना सीख गए थे। तो आज का वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। कमेंट भी करके बताया करिए दोस्तों कैसा हमारा वीडियो लगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।